इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर, ये विस्कस फोर्स है। ये विस्कस फोर्स का एग्जिस्टेंस क्या है, कहां से आ गई? When the different layers are set in motion, these layers oppose the relative motion of the sphere, and that is why this is also called as the viscous dragging force. And Stokes law के accordingly, this viscous dragging force is equal to 6 pi eta v r. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में F तो फोर्स है, eta is called coefficient of viscosity. V is the velocity, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एंड आर जो है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, इसके मोशन को ऑपोजिशन मिलेगी, दैट इज विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। और इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं, अगेन वी यूज द डायमेंशनल एनालिसिस, that F is proportional to eta A, VB and RC, which means that F is equal to proportionality constant K, then eta A, VB, RC, equation 1. When we write dimensions of both sides, we have m1 l1 t minus 2 इक्वल टू k को छोड़ दीजिए, k की वैल्यू लास्ट में यही है 6 पाई। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कल बताया, m1 l minus 1 t minus 1, आप फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ भी आता है ना, f इक्वल टू ईटा a इंटू dv by dx। ठीक है, a velocity is l1 t minus 1 b and radius is l1 c, therefore m1 l1 t minus 2 will be equal to m की पावर आ जाएगी a, l की पावर आएगी माइनस a प्लस b प्लस c, एंड t की पावर होगी माइनस a माइनस b। बेटा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a तो आ गया आपके पास 1, माइनस a प्लस b प्लस c आएगा 1, माइनस a माइनस b आएगा माइनस 2। तो यहां से अब ये बोल सकते हैं दैट माइनस a इक्वल टू माइनस 2 प्लस b, तो a आएगा b 2 माइनस b। चेक कर लेना इसको, ये b निकालना ना, b निकाल लो यहीं से, माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू b, सो b इक्वल टू a की जगह क्या लिखूं, सो b भी आ गया 1, a और b दोनों की वैल्यू यहां डाल दूं, माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू 1। a b और c तीनों की वैल्यू 1 आ गई, और जब आप तीनों की वैल्यू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, देयरफॉर वी हैव f इक्वल टू k ईटा v b ना ईटा v r, और k की जो वैल्यू है वो होती है 6 पाई। फिजिक्स में दिस इज वन ऑफ द टू फोर्सेस, पूरी फिजिक्स में दो ऐसी फोर्सेस हैं जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, एक ये है विस्कस फोर्स, और दूसरे ट्रेल्स में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है ये। इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी है। और जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, इट्स गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो एज इट गोज डाउन इसकी वेलोसिटी बढ़ती है।
इसलिए विस्कस फोर्स भी बढ़ेगी। लिखना तो लिखो, एज द ऑब्जेक्ट गोज डाउन, as the object goes down, its velocity goes on increasing, its velocity goes on increasing, and therefore the viscous force also increases. Therefore the viscous force also increases. अब देखो बेटा, यहाँ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी के बेसिस पे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज द डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। टर्मिनल वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लेता हूं। इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object moves down in a fluid। टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अभी मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बट यहां क्या डिफाइन किया, इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट कैसे और चेंजिंग कैसे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। द वेरियस फोर्सेस acting on the object are, number 1, weight of the object, number 2, weight is W, viscous force, and number 3 is, कौन सी बोलो, upthrust। These are the forces acting on the body. Upthrust is U। ये ग्रेविटी है ना। हाँ हाँ, एक ही बात है, मैंने बताया ना ड्रैगिंग भी तुम्हें, और मैंने नहीं लिखा ना, इसलिए देख, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स है लेकिन है तो फोर्स ही ना। देखो अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो या सिग्मा लेते हैं, तो ले लो यार, और इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देन देखो W होता है M इंटू जी। ऑलरेडी हमें पता है इसका रेडियस R है। अगर रो हम डेंसिटी लेंगे 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू जी लिख सकते हैं वेट के लिए। W कितना हो गया, 4/3 पाई R क्यूब रो इंटू, if
सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा। तो बेटा ये जो अपथ्रस्ट है, देन अपथ्रस्ट U इज इक्वल टू किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम डेंसिटी इनटू G। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। So U will be equal to 4/3 pi r cube sigma into G. W is 4/3 pi r cube rho into G. ठीक है, दो फोर्सेस हो गई, U का एक्सप्रेशन आ गया, mg का एक्सप्रेशन आ गया, ये तो पहले से ही पता है। अब देखो इनिशियली क्या था, ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज हमने बोला वेट ज्यादा है उसका, हैवियर ऑब्जेक्ट है इसलिए नीचे जा रहा है। बट जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ेगी। So there will be a stage when the total upward force becomes equal to the total downward force. See, what is the total downward force? Total downward force is equal to 4/3 pi r cube rho into G. And total upward force is equal to 6 pi eta VR. Downward force is W and upward force is U plus F. F plus U लिख लो, पहले लिख लिया मैंने F plus 4/3 pi R cube sigma into G. टोटल अपवर्ड एंड टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों आ गई। बेटा जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, टोटल जो अपवर्ड फोर्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट गोज डाउन द वेलोसिटी, ये आपने लिख लिया वैसे पहले का, द वेलोसिटी goes on increasing and therefore upthrust increases, and जब इक्विलिब्रियम आएगा at equilibrium the net force acting on the object becomes zero. जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो नेट फोर्स होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, therefore the object moves with constant velocity. जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। देखो कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा तो हम बोलेंगे देयरफॉर 6 पाई ईटा वी आर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। सॉल्व करके निकालो v। तो मानोगे बाद में बोलोगे करवाया नहीं। 6 पाई ईटा वी आर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। दिस पाई एंड पाई विल बी आउट, 2 and 3, this 3 will come here, तो v आ जाएगा ईटा और r में से ये r स्क्वायर आ जाएगा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा
इंटू जी। ठीक है, तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा आफ्टर सम टाइम, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज इनिशियली अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम हियर। इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग, टाइम इधर ले लिया, वेलोसिटी इधर ले लो, velocity is increasing with time, then at a particular time this velocity becomes constant. This constant velocity is called terminal velocity, vt put कर सकते हैं 2/9 r square sigma minus rho। sigma क्या है, sigma is the density of this object and rho is the density of this fluid। no, I have taken sigma as the density of object, तभी तो जब mg, सॉरी ये रो है, ये सिग्मा है, सॉरी। अब देखो, अगर रो जो है वो सिग्मा से ज्यादा है, मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर देन द फ्लूइड, तो रो माइनस सिग्मा विल बी पॉजिटिव, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, देन vt इज पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। कैसा मोशन, अगर रो लेस देन सिग्मा है तो रो माइनस सिग्मा विल बी नेगेटिव, और वो अपवर्ड मोशन होगा। ठीक है, एंड दैट इज वाई जब पानी के अंदर एयर बबल बनता है, एयर है, एयर इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू वाटर, सो दीज एयर बबल्स मूव अप जिस कांस्टेंट वेलोसिटी थे। देखो इनिशियली क्या हो रहा है, विद टाइम एज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एट ए पर्टिकुलर टाइम इट बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि तब क्या हुआ, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, पहले ये वाली फोर्स ज्यादा थी, एक बार फिर से देखो, इसलिए ये नीचे आ रहा था, बट एज इट इज कमिंग डाउन, ये दोनों फोर्सेस स्टार्टिंग से हैं, बट एज इट इज कमिंग डाउन ये वाली फोर्स बढ़ना शुरू हो गई, बिकॉज डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी के अंडर हो रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगी। सो देयर विल बी अ स्टेज जब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। एंड ध्यान से देखिए, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कम होगी अगर थिक फ्लूइड है, तो अगर ज्यादा विस्कस होगा फ्लूइड, eta will be more, eta more, vt will be less, and if the fluid is less viscous then it will come faster, terminal velocity will be a bigger value। ये मैंने आपको बताया। और तीसरी चीज ये देखते हैं आप, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। vt is directly proportional to radius square। तो अगर रेडियस डबल किया जाए, if radius is doubled then the terminal velocity becomes 4 times। रेडियस डबल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वो तो सामने दिख रहा है। दूसरा बेटा इस पे बेस इस तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो मान लो ये बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, सिमिलर ड्रॉप्स हैं, एंड
all these drops are moving down in a fluid and हर एक की velocity है vs. Suddenly what happens, all these drops combine. ये vs इनकी terminal velocity है. All these drops combine to form a bigger drop. What will be the terminal velocity of bigger drop? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? n small drops each of radius r are moving down in a liquid, each with terminal velocity vs. If these drops combine, collides बोल सकते हैं, to form a bigger drop, then what will be the terminal velocity of bigger drop? Of course आपका जो आंसर होना चाहिए, that should be in terms of small r and vs. n भी हो सकता है उसमें, small r तो नहीं होगा, it should be in terms of n and vs. सोचो, अभी पता चलेगा. देखो, radius of each small drop is r, therefore जो vs होगा वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. एंड अगर हम ये बोलें कि कैपिटल R जो है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, देन VB जो है वो कैपिटल R के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर हमें VB बाई VS निकालने, वी कैन राइट इट इज R स्क्वायर बाई R स्क्वायर और capital R by small r whole square. So we should know, we should remember, we studied a few days earlier. 4-5 दिन, 10 दिन से कम ही हुए अभी तो. बहुत सारी ड्रॉप्स जब एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होती हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसके बेसिस पे हम उनके रेडियस के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. n ड्रॉप्स का वॉल्यूम और एक ड्रॉप का वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का सेम is 4/3 pi will be out, n into r cube आ जाएगा कैपिटल R क्यूब. ठीक है, तो n हो गया कैपिटल R बाय स्मॉल r क्यूब, which means that r by r is equal to n raised power 1/3. So we can put it here and VB by VS आ जाएगा n raised power 1/3 power 2 will become n raised power 2/3. So VB is equal to n raised power 2/3 VS. देखो कितना मुश्किल है, क्या नहीं पड़ा इसमें. मैं नहीं मिटा रहा, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ. देखो ये नहीं मिट रहा. जी किसको टिप्रोवा मल्टीप्लाई तो करना और की करना, मतलब 1/9 आएगा क्या? साइकिल में चलाया कर ठंड में.
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2 steel balls having radii in the ratio 1:2 are moving down in a liquid with their respective terminal velocities, right? Radius की ratio 1:2 है. Find the ratio of their momentums. Momentums को momenta बोलते हैं. Find the ratio of their momenta. And momentum is mass into velocity. But when we have spherical object, its mass is 4/3 pi r cube into g into v. ये v वेलोसिटी है. अब यहां दिया है कि दोनों स्टील बॉल्स जो है, दोनों स्टील बॉल्स हैं. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. दोनों स्टील बॉल्स हैं तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी. सो हम ये बोलेंगे दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड V. और ये V जो है ये तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. सो P इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब इंटू r स्क्वायर, विच मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू r रेज पावर 5. अगर खाली वेलोसिटी की बात होती तो वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोमेंटम r5 के प्रोपोर्शनल तब होगा जब दोनों की नेचर सेम होगी. अगर यहाँ उनकी डेंसिटी का भी कुछ रिलेशन होता तो वो अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ता. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ P1 टू P2? इट विल बी R1 टू R2 रेज पावर 5. और क्या दिया हुआ यहाँ, ये 1:2 है. सो द आंसर इज 1:32. ठीक है, वेरी गुड सारांश, कीप इट अप.